अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल यानी प्रस्तावना या फिर उद्देशिका से क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम वन बाय वन प्रियम्बल के रिगार्डिंग कुछ पावर पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे प्रियम्बल के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद रखने में। 13 दिसंबर 1946 को जिस उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव भारत की प्रस्तावना का आधार है। यानी जिन वैल्यूज की बात उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में की गई थी, उन्हीं वैल्यूज की बात प्रियम्बल में या प्रस्तावना में की गई है। प्रियम्बल ही पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का रिफ्लेक्शन है। अगर आप पूरे संविधान को समझना चाहते हैं तो आप प्रस्तावनाओं को समझ लें, तो आपको जनरली समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किन वैल्यूज की, किन फीचर्स की बात करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेदों और अनुसूचियों के साथ साथ प्रस्तावना भी संविधान का ही हिस्सा है। बेरोबारी यूनियन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। यानी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में क्या चल रहा था, वो किन वैल्यूज को, किन मूल्यों को संविधान में रखना चाह रहे थे, तो इसे समझने के लिए प्रियम्बल की हेल्प, प्रियम्बल की यानी प्रस्तावना की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना का प्रयोग मौलिक अधिकारों की परिधि या फिर बाउंड्रीज का निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। स्पीयर वर्सेस भारतीय संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना का प्रयोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बाउंड्रीज को निर्धारण करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी की क्या क्या बाउंड्रीज, क्या क्या लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिट्स होंगी, इसके निर्धारण के लिए प्रियम्बल का प्रयोग किया जा सकता है। और मौलिक अधिकारों की बाउंड्रीज, उसकी लिमिट का निर्धारण करने के लिए भी प्रियम्बल का प्रयोग किया जा सकता है। दोनों ही जजमेंट सर्वोच्च न्यायालय ने दिए थे। 1960 में बेरोबारी यूनियन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, जबकि 1973 में केशवानंद भारती मामले में जजमेंट दिया गया कि प्रस्तावना भी भारतीय संविधान का हिस्सा है। और इससे भी आगे सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। यानी संविधान का हिस्सा तो है ही, इसके अलावा जो संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका भी हिस्सा भारत की प्रस्तावना है। इस हिसाब से प्रस्तावना में कुछ ऐड तो किया जा सकता है, लेकिन कुछ हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी जो जो तत्व, जो जो प्रोविजंस मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं, भारत की प्रस्तावना भी उसमें से एक है। और मूल ढांचा क्या होगा, इसका निर्धारण समय समय पर जुडिशरी के द्वारा किया जाता है कि किन वैल्यूज को मूल ढांचे के अंतर्गत रखना है और किन वैल्यूज को मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं रखना है। यानी सुप्रीम कोर्ट इस बात की इंटरप्रिटेशन करेगा कि कौन कौन सी वैल्यूज मूल ढांचे के अंतर्गत आती हैं। उद्देशिका यानी प्रस्तावना में जो वर्ड्स लिखे गए हैं उसको न्यायालय में जाकर प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी पर्सन अगर कोर्ट में कोई पिटीशन या कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अगर डालना चाहता है, तो वो प्रस्तावना में जिन वैल्यूज दी गई हैं उसका हवाला देकर वो कोर्ट नहीं जा सकता, बल्कि उसको भारत में जो अलग अलग अधिनियम, अलग अलग कानून बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, आईपीसी, सीआरपीसी की जो प्रोविजंस हैं, उसका हवाला देकर तो न्यायालय जाया जा सकता है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज और प्रियम्बल के प्रोविजंस को और प्रियम्बल के प्रोविजंस का सहारा लेकर न्यायालय नहीं जा सकता। यानी कि प्रस्तावना में जिन वैल्यूज की बात की गई है वो न्याय योग्य नहीं है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और मूल संविधान से लेकर वर्तमान में अब तक सिर्फ एक ही बार इसमें संशोधन हुआ है। संविधान की प्रस्तावना संविधान द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को व्यक्त करती है और संविधान का पूरा रिफ्लेक्शन बताती है। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना संविधान की स्वीकृति की तारीख और संविधान के कुछ प्रावधानों की व्याख्या में उपयोगी है। सो फ्रेंड्स, ये थे वन बाय वन कुछ पावर पॉइंट्स प्रियम्बल के रिगार्डिंग। आप इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करते में ये पावर पॉइंट्स आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर आपको प्रियम्बल को डिटेल में एक एक वर्ड का मतलब समझना है, तो इस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रियम्बल को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप प्रस्तावना को डिटेल में अच्छी तरह समझ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बने उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशंस तुरंत आपको मिल जाएं और एक भी वीडियो मिस ना हो पाए।